नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या भारत अगले 25 साल तक 11.41% की दर से तरक्की कर सकता है? 25 साल तक लगातार 11% से अधिक की रफ्तार से बढ़ना असंभव है। अगर यह नहीं हो सकेगा तो 2047 में विकसित भारत बनने के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। 2047 के नाम पर जो ख्वाब दिखाया जा रहा है वो किस जमीन पर खड़े होकर आप देख रहे हैं या दिखाया जा रहा है, इसे याद रखना चाहिए। क्या हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले आम आदमी को भनक भी है कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास जो टैक्स जमा होता है उसका 80% वही भर रहा है? आज से 15 साल पहले ऐसा नहीं था। सरकारों के पास जो टैक्स जमा होता था उसका 65% आम आदमी से आता था, जो अब 80% हो गया है। 15 साल पहले 35% हिस्सा कॉरपोरेट और उत्पादकों से आता था, अब यह घटकर 35 से 15% पर आ गया है। अनिंद्य चक्रवर्ती का कहना है मिडिल क्लास सबसे ज्यादा टैक्स भर रहा है। अनिंद्य का यह विश्लेषण क्या मिडिल क्लास और आम आदमी तक पहुंच रहा है कि टैक्स का बोझ आम आदमी ढो रहा है। जीएसटी का सारा भार ग्राहकों पर लाद दिया गया। आप कुछ भी खरीदते हैं उसकी कीमत में यह शामिल होता है। पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी भी ग्राहक पर ट्रांसफर कर दी जा रही है। आम आदमी आयकर, तकरीबन सारा जीएसटी, सारी एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी का कुछ हिस्सा चुका रहा है। देखिए, हम लोग अपना दुकान चलाते हैं और दुकान हम लोग 12 घंटा 11 घंटा समय देते हैं दुकान पे। उसके बाद जो महीना का थोड़ा बहुत कमाई होता है उसमें घर खर्च है, बच्चा का स्कूल फीस है और अपने लिए भी कुछ रहता है। मिला जुला के उतना कुछ हो नहीं पाता है। 10 से 15 हज़ार रुपये इनकम होता है। उसमें जो है से मतलब कि खर्चा जो है से महंगाई जो है से बढ़ते जा रहा है, इनकम बढ़ते नहीं जा रहा है। इनकम जो है से घटते आ रहा है और महंगाई जो है से बढ़ते जा रहा है। उसमें जो है से कुछ बच नहीं पा रहा है महंगाई के हिसाब से। इसीलिए जो है से फिर बहुत सारा जो है से मान लीजिए कि पहले जो है से आटा 20 रुपये किलो खरीदते थे और जैसा अभी 40 रुपये किलो हो गया है। उसमें जो है से महंगाई तो धीरे धीरे सब कुछ बढ़ते जा रहा है। हर परिवार इसी में चलाना है। 10 से 12 हज़ार रुपये में कुछ भी नहीं हो पाता है। मान लीजिए वो खेती है जिससे तो अनाज आता है तो घर चल पाता है, अपना गाड़ी है, मोबाइल खर्च है, बहुत सारा बात। फिर उसके लिए फिर ज़मीन जो है पूरा तो कर्जा बयान लेके इलाज करवा लेना तो फिर बेचना पड़ता है। अपना घर परिवार चल जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता। हम लोग 8 से 10 हज़ार सैलरी उठाते हैं, जिसमें घर का खर्च, बच्चे का पढ़ाई लिखाई इसमें नहीं पूर पाता है। अगर किसी तरह का परिस्थिति खराब होने के कारण जो अपने बाप दादा का ज़मीन है उसको हम लोग बेच के ही इससे ये कर पाते, इससे पूरा नहीं हो पाता। इसका कोई लिमिट नहीं है, कभी 15,000, कभी 20,000, कभी सीजन रहा तो 30,000 रुपया भी चला जाता है। देखिए, उतना में हम लोग को फ्री से परिवार नहीं चल पाता है, मगर यही है कि मिला जुला के चलाते हैं और किससे मांगने जाएंगे। अब आप भारत की प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा भी देख लीजिए, लेकिन ज्यादा चर्चा करने पर एक खतरा है। हो सकता है कि कोई कोर्ट का आदेश लेकर आ जाए कि इस तरह की बातें करने से भारत की गरीबी दिखती है और इसे दिखाने से भारत का नाम खराब होता है। तो आप अपने खबर की कॉपी फाड़ दीजिए, वीडियो डिलीट कर दीजिए। केवल प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बधाई संदेशों से अखबारों को भर दीजिए। जिस देश में किसी भी सरकारी अस्पताल के बाहर गरीबी और लाचारी का समंदर दिखता है, आम आदमी की कोई गरिमा नजर नहीं आती, कभी वह कंधे पर अपने बच्चे की लाश ढो रहा है तो कभी अस्पताल के बाहर तड़प कर दम तोड़ रहा है, उस देश में 2 उद्योगपतियों की मानहानि का मसला बहुत बड़ा हो गया है। इनके बारे में लिखने बोलने पर वीडियो डिलीट करने का आदेश आ जाता है। यह खबर दिव्य भास्कर में है। गुजरात के छोटा उदेपुर में 2 लोग अपने कंधे पर गर्भवती महिला को लाद कर 5 किलोमीटर तक चलते रहे ताकि अस्पताल पहुंचा सकें। रास्ते में प्रसव पीड़ा से महिला की मृत्यु हो गई। इस तरह की अनेक खबरें अलग अलग राज्यों से आए दिन आती रहती हैं कि बच्चे की लाश ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली तो कंधे पर लाद कर पिता चला जा रहा है, या अस्पताल पहुंचकर इलाज नहीं मिलने से तड़प तड़प कर कोई मर गया है। आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं, कोई गरिमा नहीं, और ऐसी खबरों से अब किसी को फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन आम आदमी को पड़ता है, क्योंकि बिना इलाज के वही मरता है। मान लीजिए देश के सरकारी अस्पतालों को उद्योगपतियों के बीच बांट दिया गया, तब उनकी हालत का कवरेज आप कैसे करेंगे? कुछ भी आप दिखाएंगे, उन 2-4 उद्योगपतियों की मानहानि हो जाएगी, उनके बनाए हुए पुल के गिर जाने से लोग मर जाएंगे, तब भी आप उसका कवरेज नहीं कर पाएंगे। यह काफी चिंता की बात है। एक तरफ आप एयरपोर्ट, स्टेशन, बिजली, पानी की सप्लाई, स्कूल, अस्पताल से लेकर जंगल और खेत से लेकर बाग तक 2-4 उद्योगपतियों में बांट रहे हैं, तो आप इन जगहों पर पीड़ित जनता की कहानी कैसे कहेंगे? जनहित के सारे सवाल मानहानि के आगे कुचल दिए जाएंगे। आप अस्पतालों की दुर्दशा पर रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। किसी भी उद्योगपति की जिसके कारोबार का संबंध सरकार की नीतियों से है, सरकार से मिली हुई जमीन से है, जिस जमीन पर एयरपोर्ट बना उसे जनता ने दिया, किसानों ने दिया, फिर उन नीतियों पर बात करने से उस उद्योगपति की मानहानि कैसे हो जाती है? अगर आप सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं, इसमें भागीदार बनना चाहते हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, तो कोई बात नहीं। हमारा काम है आपको समय समय पर बता देना। क्या आप चाहते हैं कि उद्योगपति की ताकत इतनी बड़ी हो जाए कि कोई सवाल ना उठा सके? क्या आपको पता है ऐसा होने से आपकी अपनी हालत क्या हो जाएगी? याद रखना चाहिए, बिहार की 1/3 आबादी महीने का 6,000 रुपया भी नहीं कमा पाती है। इतनी गरीबी है बिहार में। बिहार ही नहीं, भारत के स्तर पर देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति आय मात्र $2,381 है। जो विकसित देश हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय $14,006 है। भारतीय रुपए में प्रति व्यक्ति आय एक साल में 2,10,000 और विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय 12,29,699 है, यानी 10,19,000 ज्यादा है भारत की प्रति व्यक्ति आय से। सी रंगराजन रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं। उन्होंने एक भाषण में कहा है 2047 तक अगर विकसित भारत बनना है तो क्या भारत में प्रति व्यक्ति आय $18,414 हो सकती है। उनके हिसाब से यह काफी मुश्किल काम है। इस स्तर पर पहुंचने के लिए ग्रोथ रेट 11.47% की दर से होनी चाहिए, वह भी अगले 25 साल तक। अगर इस दर से भारत की जीडीपी बढ़ेगी तभी भारत विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय की बराबरी कर सकेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है, जरा नजर कीजिए। इसके अनुसार 2024-25 में जितने लोगों ने टैक्स भरा उसमें सबसे बड़ा समूह उन लोगों का है जिनकी आमदनी 2.5 से 7.5 लाख के बीच में है साल में। आयकर भरने वालों में 2.5 से 7.5 लाख कमाने वाले लोगों का प्रतिशत 60% से भी अधिक है। इसमें भी 2.5 लाख कमाने वाले 10% हैं, 2.5 से 5 लाख कमाने वाले 34% और 5 से 7.5 लाख कमाने वाले 26.7% है। यानी आयकर भरने वालों में सबसे बड़ा समूह उनका है जो महीने का 20 से 40 हजार ही कमा रहे हैं। 25 लाख से अधिक का रिटर्न फाइल करने वाले सिर्फ 2.5% लोग हैं। तो यह है भारत की आम जनता की आर्थिक सच्चाई। एक तबका पैसे वालों का है, उसके पास पैसा भी है और काला धन का अकूत भंडार वह भी है। हाल ही में असम में नुपुर बोरा के घर से 2 करोड़ कैश और जेवरात मिले। नुपुर असम सिविल सेवा की अफसर है। इनके पास इतना पैसा कहां से आया? ये लोग पैसे से किस तरह खेलते होंगे, सोचिए। ओडिशा विजिलेंस विभाग के ट्विटर हैंडल पर आए दिन लाखों करोड़ की नकदी पकड़े जाने के वीडियो आते रहते हैं। भारत की नौकरशाही में कौन कहां बैठा है और करोड़ों रुपया अवैध रूप से कमाकर ऐश कर रहा है, आप जानते भी हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। अफसरों के करप्शन के नेटवर्क का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बीच बीच में छापे की खबरों से जनता को संतोष करा दिया जाता है। इसी तरह भारत में काले धन पर पलने वालों की एक बहुत बड़ी संख्या है जो ना तो नियमित रूप से दफ्तर जाती है ना फैक्ट्री जाती है, मगर लाखों रुपए की गाड़ी और काफिला लेकर इस नेता से उस नेता के घर चक्कर लगाती है।
आप अपनी कमाई देखिए और ऐसे लोगों का ऐश देखिए, पता नहीं चलेगा इनके पास कहां से पैसा आ रहा है। कहने का मतलब है कि आप कैसे भी देखें, भारत का सिस्टम भेदभाव से भरा है। कोई मर कर काम कर रहा है मगर पैसा नहीं बच रहा, कोई कुछ भी नहीं कर रहा, टैक्स भी नहीं दे रहा, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए के काले धन से खेल रहा है। जो ईमानदार है उसे डराया जाता है, जो भ्रष्ट है उसके लिए सारी दुनिया उसके कदमों में है। मोदी जी, नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? इनके केवल इंजीनियर साहब, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर साहब 100 करोड़ रुपया पकड़ाता है। एक इंजीनियर के घर से कितना करोड़ रुपया था? कम करोड़ रुपया तो जला दिया। और इनके विभाग के मंत्री ग्लोबल टेंडरिंग कर रहे हैं और 100 करोड़ रुपया इंजीनियर के घर मिल रहा है, पैसे को जला दिया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी, और आप दिन रात उसी मंत्री के यहाँ सुबह पहुंचते हैं, शाम में पहुंचते हैं। ये खेला भ्रष्टाचार का बिहार की जनता पहचान गई है। नीतीश कुमार जी नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं। किसी पे कार्रवाई नहीं। बताओ, उस इंजीनियर पे अब तक वारंट नहीं जारी किया, वारंट तक जारी नहीं किया गया। काहे? क्योंकि मंत्री जी के यहाँ नीतीश जी सुबह शाम जाते हैं। क्या चक्कर है ये उनको बताना पड़ेगा। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? भारत की जनता को देखिए जो कितनी मेहनत कर रही है, चीज सामान खरीदकर इनकम टैक्स भरने के बाद जीएसटी के रूप में सरकार का खजाना भर रही है। पहले उसका सरकार के कर संग्रह में 65% हिस्सा था, अब 80 हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में अतुल ठाकुर का एक विश्लेषण छपा है। उसके अनुसार साल का 25 से 50 लाख के बीच कमाने वालों की सबसे बड़ी संख्या महाराष्ट्र में है, उसके बाद कर्नाटका और तमिलनाडु में। झारखंड के 20% आयकर दाताओं ने 15 से 50 लाख के बीच की आय घोषित की है, मगर गुजरात में सिर्फ 7% ने। प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो 12 से 50 लाख कमाने वालों के मामले में गुजरात बिहार से भी पीछे नजर आता है। 25 से 50 लाख कमाने वालों का प्रतिशत देखेंगे तो बाकी राज्यों की तुलना में गुजरात का नंबर 10वें स्थान पर भी नहीं आता है, जबकि वहां 30,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं और बिहार में 4,000 भी फैक्ट्रियों की संख्या नहीं है। अखबारों में ऐसी खबरें इधर उधर छपती रहती हैं, मगर राजनीतिक मुद्दों के शोर में उनका पता नहीं चलता। जनता के बीच ऐसी खबरें पहुंच नहीं पाती। ज्यादातर लोग अपनी कमाई का ठीक से हिसाब भी नहीं रख पाते। साल दर साल उसमें आ रहे बदलाव के बारे में अंदाजे से ही बात करते हैं। हाल ही में एक और अध्ययन आया, गांव और शहरों के 6,000 घरों का सर्वे किया गया, जिससे पता चलता है कि 2022 में महीने का औसत खर्चा 42,000 था, जो 2025 में बढ़कर 56,000 हो गया। पहले यही परिवार ईएमआई पर अपनी कमाई का 6% खर्च कर रहा था, जो अब औसतन 10% खर्च करने लगा है। जुलाई में खबर छपी कि 2 साल में हर परिवार पर कर्जे का बोझ 23% बढ़ गया है। यानी उसकी कमाई बढ़ी नहीं, कर्जे लेकर काम चला रहा है। एक आदमी पर औसत लोन 2023 में 3.9 लाख था, जो 2025 में 4.8 लाख हो गया। इस लोन का आधा से ज्यादा निजी खर्चे में जा रहा है, घर चलाने के खर्चे में जा रहा है, ना कि होम लोन चुकाने में। इस फर्क को समझिए। आप चाहें तो स्टेट बैंक के इस आशावाद से खुश हो सकते हैं कि भारतीय घरों पर जो कर्ज बढ़ा है वो नियंत्रण में है, अभी बाहर नहीं गया। बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादा लोग लोन लेने लगे हैं, इसलिए लोन का डेटा बढ़ गया है। कितनी कमाल की बात है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इसे और बेहतर तरीके से समझाया कि दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत के लोगों पर कर्जा कम है। तो आप इसी से खुश रहिए कि आपका कर्जा भले बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी चीन जापान से कुछ कम है। अब आप मार्च 2025 की सीएनबीसी की इस रिपोर्ट का क्या करेंगे, जिसमें बताया गया है कि एक साल में गोल्ड लोन
71% बढ़ गया। ये कौन लोग हैं जो सोना गिरवी रख रहे हैं? क्या यह देश दिखावे पर ही चल रहा है? सोना गिरवी पर रखा जा रहा है तो क्या अब लोग इस हालत पर बात भी नहीं करते? हमारा वीडियो डिलीट किया जा सकता है, लेकिन क्या लोगों की जुबान भी डिलीट कर दी गई है कि अपनी माली हालत पर खुद से बात नहीं कर पा रहे हैं? अगस्त 2025 की न्यूज पढ़िए, इकोनॉमिक टाइम्स की है। गोल्ड लोन उधार के सेक्टर में तेजी से उभरता हुआ जरिया बनता जा रहा है। एक साल पहले बैंकों ने सोना गिरवी रखकर 1 लाख करोड़ रुपया लोन दिया, लेकिन मार्च 2025 में 2 लाख करोड़ से भी अधिक हो गया। आप जानते हैं हमारे समाज की स्थिति ये है कि सोना उन लोगों के लिए सबसे कीमती चीज़ है। कोई भी औरत सोना को निकालना नहीं चाहती है। चिकू, आज के दौर में जो भी स्थिति है समाज का या हमारे लोगों का, तो अभी इनकी इनकम उतनी है नहीं कि अगर कुछ भी घर में नया हो जाए तो ये उसको नहीं संभाल सकते हैं। वो अपने सारा उनका लड़ाई जो है अभी अपने जीने खाने के लिए है। अगर कुछ कोई बीमार हो गया या किसी भी तरीके का कोई चीज़ है तो इसके लिए लोगों को घर गिरवी रखना पड़ रहा है। अभी ये सोना का इसलिए चलन बढ़ता जा रहा है क्योंकि सोना लोग जो बचा के रखे हुए थे या जो पूर्वजों से उनको मिला है, उस सोना को भी इनको निकालना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे समाज में या हमारे अर्थव्यवस्था में अभी जो एक तबका, बहुत बड़ा तबका है जिसके पास पैसों की बहुत भारी तंगी हो चुकी है। उनके पास अब वो जिसको कहते हैं रनिंग मनी जिसको कहते हैं रनिंग मनी अभी लोगों के पास नहीं है, क्योंकि उनके पास कमाई नहीं है उतना। इसलिए सोना को अभी ज़्यादा लोग लोन, जबकि उसका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है, फिर भी मजबूरी में इंसान जो न करे उनको रखना पड़ रहा है सोना। हो सकता है कि पीढ़ियों का जमा किया हुआ सोना गिरवी रखकर खर्चा चलाने के काम आ रहा है, मगर लोग शेखी बघार रहे हैं। हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के संपन्न नागरिक हैं, जो कि है नहीं। 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर निर्भर हैं। बड़ी सी हेडलाइन छप जाती है, भारत की अप्रैल से जून की तिमाही की जीडीपी 7.8% हो गई। लेकिन आंकड़ों की यह बाजीगरी कैसे की जाती है? आम जनता तक इसकी जानकारी पहुंचने की संभावना हर दिन सिकुड़ती जा रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड में जब यह विश्लेषण छपा तब विपक्ष के नेताओं ने इसे ट्वीट किया। अर्थशास्त्री राजेश्वरी सेनगुप्ता ने इस लेख में बताया है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपनी कमाई का हिसाब किताब नहीं देती। उन्हें मुनाफे को छिपाने के लिए ही बनाया जाता है। हजारों की संख्या में फर्म अपना डेटा तक साझा नहीं करते, फिर भी उनकी गिनती अनुमान के आधार पर जीडीपी में कर ली जाती है। इससे लगता है कि जीडीपी बढ़ गई है, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। असंगठित क्षेत्र के आकलन का कोई भी पारदर्शी और विश्वसनीय पैमाना नहीं, ना कोई ताजा आंकड़ा है। एनएसओ 2011-12 के सर्वे के आधार पर अनुमान लगा लेता है, जबकि इस दौरान नोटबंदी से लेकर जीएसटी के कारण काफी कुछ बदल गया है। जब जीडीपी के आंकड़े जारी किए जाते हैं तब पहले पन्ने पर 7.8% का आंकड़ा बड़े बड़े अक्षरों में छापा जाता है। पहले पन्ने पर इस तरह के विश्लेषण नहीं बताए जाते कि जीडीपी के आकलन का आंकड़ा और पैमाना विश्वसनीय नहीं। ऐसे विश्लेषण या तो बाद में छपते हैं या फिर भीतर के पन्नों पर छाप दिए जाते हैं। जैसे सरकार ने कहा कि जीएसटी की जो छूट दी गई उससे केवल 48,000 करोड़ का ही नुकसान होगा, लेकिन कई सारे अर्थशास्त्रियों और शोधार्थियों ने अनुमान लगाया 1.5 से 2 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। अब इसकी भरपाई किस रास्ते से होगी, आम जनता को कभी पता नहीं चलेगा। उसे यह तो पता चलेगा कि चीजें कुछ महंगी हुई, उतनी सस्ती नहीं हुई, पैसा बच नहीं रहा। लेकिन क्यों महंगी हैं, क्यों पैसा नहीं बच रहा, उसकी आर्थिक हालत में तरक्की क्यों नहीं है, बहुत कम लोग इसे पकड़ पाते हैं। आप ही बताइए, द हिंदू में टीसीए राघवन की यह रिपोर्ट हिंदी प्रदेश के लोगों में कहां तक पहुंची होगी। हिंदी के अखबार तो ऐसी रिपोर्ट छापते नहीं। इसके अनुसार भारत की कंपनियां दूसरे देशों में निवेश कर रही हैं। उसका बड़ा हिस्सा ऐसे देशों में कंपनी बनाकर करती हैं जहां टैक्स कम है। सिंगापुर, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात और स्विट्जरलैंड जैसे देश। 2023-24 में करीब 2000 करोड़ इन देशों के जरिए निवेश किया गया। क्या लोगों को पता है कि दुबई दूसरा बेंगलुरु या मुंबई की जगह लेने लगी है? क्यों भारतीय वहां जाकर बस रहे हैं
और दुबई के प्लॉट और फ्लैट के बारे में दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक में चर्चा होने लगी है। ऐसे बात हो रही है जैसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदने की बात हो रही हो। एफपीआई के तहत किए जाने वाले निवेश को लेकर भी खबर छपी है कि अगस्त 2025 में यह 29 महीनों के सबसे निचले स्तर पर था। पिछले साल के मुकाबले देखेंगे तो 11% से अधिक की गिरावट है। आर्थिक मुद्दों को समझना हमारे लिए भी मुश्किल है, फिर भी बीच बीच में हम तमाम खबरों को जमा कर वीडियो बनाते हैं ताकि खुद भी जान सकें और हिंदी के दर्शक भी इन खबरों के तार आपस में जोड़ना सीख सकें। बारिश के कारण श्रीनगर से जम्मू के बीच नेशनल हाईवे 3 हफ्तों से बंद रहा। हजारों करोड़ लगाकर 4 लेन की सड़क बनाई गई। किस तरह से अध्ययन और सर्वे किए गए कि पहाड़ खिसकने लगे और इसका अंदाजा पहले से नहीं किया गया। पिछले कुछ वर्षों में जो भी सड़क बनी थी, जितना भी हिस्सा बना है, उसका बड़ा हिस्सा बर्बाद हुआ है। इस समय यह सड़क आंशिक रूप से खोली गई है, मगर रफ्तार इसकी बहुत धीमी है। इसके कारण कश्मीर के सेब उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है। उनका सेब बाजार तक पहुंच ही नहीं सका। उनका कहना है कि कश्मीर में कई मुश्किल दौर आए, लेकिन सेब के निर्यात पर ऐसा असर कभी नहीं पड़ा जैसा इस बार पड़ा है। ज्यादातर किसानों के पास फसल बीमा नहीं है। अब आप सोचिए, सेब के कारोबार से 35 लाख परिवार जुड़े हैं और उनकी समस्या पर कहीं कोई घनघोर कवरेज नहीं है। द हिंदू में पीरजादा आशिक की रिपोर्ट है कि यह नुकसान कई 100 करोड़ का हो सकता है। सोचिए, इस देश के किसानों को कई 100 करोड़ का नुकसान हो रहा है और किसी को फर्क नहीं पड़ता। देश का 70% सेब कश्मीर से आता है। यही सेब अब महंगा होगा और क्वालिटी भी खराब मिलेगी, तो आप खरीदेंगे और आपकी जेब से पैसा निकलेगा, बचत घट जाएगी। इससे यह पता चलता है कि अब जनता की कोई औकात नहीं रह गई। उसका नुकसान होगा, उसकी मानहानि नहीं मानी जाएगी। मानहानि केवल गोदी सेठों की मानी जाएगी। इसके बारे में कवरेज इतना सीमित होता है कि पता ही नहीं चला होगा कि इतनी बड़ी बर्बादी कश्मीर में लाखों लोगों की जिंदगी से गुजर गई और सेब उगाने वालों की हालत खराब हो गई है। उम्मीद है आप इन खबरों को उतनी ही गंभीरता से लेंगे जितनी मुसलमानों से नफरत के मुद्दों पर आप सारा काम छोड़कर पिछले 11 साल से दौड़े चले जा रहे हैं। असम बीजेपी का विज्ञापन आपने देखा होगा, काफी विवाद हो रहा है, मगर इसी तरह से राजनीति होती रही, घुसपैठ के नाम पर नफरत का भूत खड़ा किया जाता रहा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी जेब में कौन घुसपैठिया आ गया जो खाली करके चला गया और आप झाल बजाते रह गए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।